अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। GCSE 1 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो असाइनमेंट पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त है। इट्स मीन कि इससे पहले पहले आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास कितने लेक्चर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? लेक्चर 30। ठीक है, अगर आपने 30 लेक्चर जो हैं वो सुने हुए हैं तो आप ये असाइनमेंट खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी आसान सी आपकी असाइनमेंट है। तो उसके बाद क्या है कि चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि इसके बाद भी आने वाली असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो हैं उनका सोल्यूशन आपको मिलता रहे। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन हैं। असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है विच थ्योरी इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग 3D शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जस्ट थ्योरी का नाम बताना है कि कौन सी थ्योरी है जो प्रिडिक्ट करती है 3D शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ सॉल्यूशन को, आप लोगों ने भी इसी तरह से राइट कर लेना है। आपकी जो थ्योरी है उसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये आपकी थ्योरी का नाम है, जो थ्योरी आपसे पूछी गई है जो प्रिडिक्ट करती है 3D शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो इस थ्योरी को आपने लिख लेना है अपने आंसर में। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है MCQs लिखने में। ठीक है, और इसके बाद आप इस तरह से इसकी एब्रीवेशन भी लिख सकते हैं। क्या है? VSEPR, इस तरह से इसकी एब्रीवेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको खोल के भी आप लिख सकते हैं। इसके दरमियान अगर आप इस तरह से भी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही नाम है, सारा जो ये 5-6 वर्ड्स हैं ये एक ही नाम है, आपकी थ्योरी का ये नेम है। तो इसके दरमियान अगर आप इस तरह से डैशेस लगा लें तो वो बेटर होगा। और ठीक है, ये आपकी थ्योरी का नेम है। इसको आप लोगों ने अपने सॉल्यूशन में जो है वो राइट कर लेना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? विच मॉलिक्यूल फ्रॉम HO2 NH3 CO2 एंड BH3 हैविंग ट्रिगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमने यहाँ से आपको कितने मॉलिक्यूल्स गिवन हैं? 4 मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है, उन मॉलिक्यूल्स के नेम आपने बताने हैं जो ट्रिगोनल पिरामिडल ज्योमेट्रिक रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने जो इस पर सर्च किया था, सर्च करने के बाद मुझे जो पता चला है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, आप भी इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से आप लोग सर्च करें कि कौन से 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो ये ज्योमेट्रिक रखते हैं। तो मेरे आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका है BH3 एंड NH3। ठीक है, NH3 एंड BH3 मैं यहीं से कॉपी करके तो नीचे राइट कर लेती हूँ। ठीक है, यहीं से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है अपनी असाइनमेंट से, और इसको कॉपी करके आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बिल्कुल भी आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, दोनों को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। तो ये आपका सोल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन भी यहाँ पे हमने राइट कर लिया है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनमें ये ज्योमेट्रिक है थी। ठीक है, और 2 जो हैं HO2 एंड CO2 जो हैं इनमें ये ज्योमेट्रिक नहीं होती, तो इसलिए हमने इनको राइट नहीं किया। नेक्स्ट है आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है? विच एलिमेंट फ्रॉम BeNgCa एंड SR हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट गिवन हैं, उनमें से आपने बताना है कि किस एलिमेंट की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने जाके तो इन सब की जो है वो देख लेनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फिर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। जैसे कि मैंने जब सर्च किया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसकी आयोनाइजेशन कितनी आई थी और किसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास BE था, BE की आयोनाइजेशन हमारे पास कितनी आई थी, 899। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं साथ BE भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। BE की आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने जब चेक की थी तो 899 आई थी। उसके बाद हमारे पास था MG की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है 737.7। उसके बाद हमारे पास CA की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 8589.8। उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट था SR। ठीक है, तो SR की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 549। तो अब ये देखें 4 एलिमेंट्स की मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी आपको यहाँ पे राइट करके दी है। तो आपने क्या करना है, उस आंसर में उस एलिमेंट को लिखना है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तब ये देखें यहाँ से किसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, यकीनन BE की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो हमने आंसर में क्या करना है, हमने जस्ट BE को राइट करना है आंसर में, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो इन 3 को मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, बताने के लिए लिखा था, इनको आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट BE को आंसर में लिखना है। उसके बाद ठीक है, तो इसके आयोनाइजेशन एनर्जी भी ना लिखें, जस्ट BE लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, पार्ट 4 में क्या है, प्रिडिक्ट द पीरियड नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आप प्रिडिक्ट करो पीरियोडिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X। ठीक है, एक एलिमेंट X है, उसके आपने एटॉमिक नंबर एंड पीरियोडिक नंबर जो है उसको प्रिडिक्ट करना है, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमें बताई गई है। तो इसको भी आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने इसको कन्फिग्रेशन को जो है वो सर्च कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख के तो इसको जो है वो सर्च कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारे पास CA। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2882। तो अब ये देखें यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी यही है 2882। इट्स मीन जो X एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, CA यानी कि कैल्शियम। पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो देन आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल यहाँ पे CA राइट कर देना है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया 4 पार्ट का। उसके बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपके पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या था, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस का आपने प्राइमरी फंक्शन जो है वो बताना है। तो ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है आपके लिए। क्या राइट किया है कि मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटर इज़ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेटर्स जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मटेरियल को पैकेज करना इंट्रा सेलुलर के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर की ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर प्रोटीन एंड लिपिड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये आल्सो क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड साइट मॉडिफिकेशन की साइट भी करता है। उसके बाद क्या है, द गोल्गी ऑपरेटर्स फंक्शन एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव्ड फ्रॉम द ER आर प्रोसेस्ड फर्दर एंड स्टोर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट टू दियर इवेंचुअल डेजिग्नेशन। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे होगी जो हमने ऊपर बताई है कि ये एक फैक्ट्री है जो क्या करती है, ER से प्रोटीन रिसीव करती है और उसको नेक्स्ट जो है आगे ट्रांसपोर्ट करती है इवेंचुअल डेजिग्नेशन के लिए। तो यही इसका फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है गोल्गी ऑपरेटर्स का। तो ये 3-4 लाइनें जो है ये आपने राइट कर लेनी हैं इसके आंसर में। उसके बाद आपके पास है सेकंड पार्ट में क्या था, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल
इन मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपने बताना है, पहले आपने उसका फंक्शन बताना है, देन आपने बताना है कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है मेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो राइट कर दिया है आपके सोल्यूशन, आपके लिए सोल्यूशन, ये राइट सोल्यूशन जो है ये आपने देख लेना है और इसको आपने खुद भी राइट कर लेना है अपने सोल्यूशन में। और इसके अलावा भी अगर आपको एक दो लाइन जो है वो मिल जाती है हैंड आउट से, ठीक है, यहाँ फिर आपने लेक्चर सुना था तो उससे, तो वो भी आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है और इसको जो है आपने LMS पे असाइनमेंट बना के तो इसको अपलोड कर देना है अपने LMS पे, और जल्द से जल्द करना है ताकि आपको कोई किसी भी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े और अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप हासिल कर सकें अपनी इस असाइनमेंट से। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ। जज़ाकल्लाह।